वन सो आज हम एक नई प्लेलिस्ट शुरू करें जिसमें कि हम जितने भी स्टैटिक सब्जेक्ट हैं जैसे पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, उन सब की रिवीजन हम करेंगे। ये मैं इसमें कोशिश करूँगी कि सारा जो भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है इसमें स्टैटिक प्लस PYQs इंक्लूडेड होंगे और ये की रिवीजन सीरीज़ होगी। आप ऑलरेडी जो भी आप सोर्स फॉलो कर रहे हैं उसको पूरा फॉलो करिए और इन वीडियोस जो भी इस प्लेलिस्ट में आएंगे उसको एज अ रिवीजन आप सुन सकते हैं। वाइल लाइक अगर आप डेडिकेटेड होकर नहीं पढ़ पा रहे हैं किसी टाइम तो आप इन वीडियोस के थ्रू रिवाइज कर सकते हैं। सबसे पहले आज से हम शुरू करेंगे पॉलिटी का। इसके लिए हम रेफ़र कर रहे हैं घटना चक्र की जनरल नॉलेज अभी आई है, ये अपडेटेड वर्जन है। इसमें दोनों चीज़ कवर हो जाएंगी और हम जान रहे हैं कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सोर्स भी है UPPCS प्रिपरेशन का। बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। इंडियन पॉलिटी से शुरू करते हैं। इंडियन पॉलिटी में हम क्या क्या कवर करेंगे पहले तो जैसा कि हम इंडेक्स में देख रहे हैं कि इसमें हम ये सारे टॉपिक्स करेंगे और ये ऑलमोस्ट सारा ही इम्पॉर्टेंट जो भी थीम्स हैं इंडियन पॉलिटी में वो कवर हो रही हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया से। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया से हम क्या समझते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ये इसमें रूल्स लॉज मेंशन्ड होते हैं जो भी किसी कंट्री को गवर्न करते हैं। तो इंडिया कैसे कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट हुआ इंडिया में, हम इसका एक क्रोनोलॉजी, एक टाइमलाइन देखेंगे। तो ये एक जिस्ट है कि बिफोर इंडिपेंडेंस कैसे ब्रिटिशर्स ने थ्रू वेरियस पार्लियामेंट्री एक्ट्स और उनके जो भी एक्ट्स थे तो उनके थ्रू कैसे गवर्न करने की कोशिश की इंडिया को, और कंजिक्यूटिव एक्ट्स के साथ उनकी क्या स्ट्रेटजी थी, उनकी क्या पॉलिटिकल मोटिव्स थे, वो कैसे सामने आते हैं, वो सब है। पहले हमें ज़रूरी है कि हम इसको समझें, फिर आगे जब हम बात करेंगे अपने कॉन्स्टिट्यूशन की आफ्टर इंडिपेंडेंस, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाई, तो हम उसको बेहतर समझ पाएंगे। ब्रिटिश पार्लियामेंट्री एक्ट्स फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, तो उन्होंने दो रेगुलेटिंग एक्ट और बाकी 4 चार्टर एक्ट लाए थे, ये 1857 से पहले, क्योंकि फिर उसके बाद फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होती है 1857 में। उसके बाद क्राउन रूल आ गया था इंडिया में और क्राउन रूल में ये एक्ट्स पास हुए। अभी इन सबको हम कवर करेंगे जिस्ट में, जिस एक्ट के जो इम्पोर्टेंट प्रोविजंस इम्पॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो कवर करेंगे हम। 1773 में आया, फिर 10 साल बाद अप्रॉक्सीमेटली कह सकते हैं, प्लस 10 साल बाद 84 में आया, फिर 10 साल बाद 93 में आया। देखिए 9, 10, 11 साल ऐसे आगे पीछे हो जा रहा है, लेकिन मोटा मोटा हम देखेंगे। फिर ये जो है ये प्लस 20 ईयर्स के बाद आया, देन ये अगेन प्लस 20 ईयर्स के बाद आया, फिर ये भी प्लस 20 ईयर्स के बाद आया। ठीक है, तो ये ऐसे आप ध्यान रखेंगे, एक दिमाग में रहेगा। फिर जब क्राउन रूल में जो एक्ट्स पास हुए उनकी क्या है, तो 1857 में तो रिवोल्ट हुआ था, तो 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ। फिर उसके बाद 61 में, तो लगभग 2-3 साल बाद ही 61 में पास हुआ। फिर उसके बाद कितने साल का डिफरेंस हुआ, 30 ईयर्स का। फिर उसके बाद देखिए 15 साल भी कह सकते हैं इसको, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन इसके बाद देखिए 10-10 साल लगभग, जैसे ये 10 साल बाद आया, ये लेकिन 15-16 साल के बाद आया। तो ये सब एक्ट्स इतने फेमस हैं कि इसमें ऐसे याद करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको ईयर भूल जाएंगे, लेकिन दिमाग में रहना चाहिए कि 1861, 1892, 1909, फिर 1919 आया, फिर 1935, फिर फाइनली इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। अभी हम जब प्रोविजंस देखेंगे तो हमें और अच्छे से याद आ जाएंगे। तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, तो ये जो एक्ट था इसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है उनको इजाज़त मिल गई कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स जो हैं, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी उस समय इंडिया में थी और वो काइंड ऑफ टेरिटरीज एक्वायर कर रहे थे हमारी, और रेवेन्यू जनरेट करने लगे थे, मतलब रेवेन्यू कलेक्ट करने लगे थे। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जब ये देखा तो उन्हें लगा कि अब लाइक वी नीड टू रेगुलेट दैम, तो ये इन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट लाया 1773 के तहत। और फिर इस एक्ट ने गवर्नर ऑफ बंगाल जो था उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया, और जो बाकी प्रोविंसेस थे जैसे मद्रास और बॉम्बे, उनको एक तरीके का सबॉर्डिनेट कर दिया बंगाल प्रेसिडेंसी के सामने इस एक्ट के थ्रू। और पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, तो वो वॉरेन हेस्टिंग, यहाँ पे लिखा है। वॉरेन हेस्टिंग जो थे ये पहले गवर्नर जनरल थे, और इनकी काउंसिल में 4 मेंबर थे, ये ज़रूरी नहीं याद करना कौन लोग थे, ये ध्यान रखना। इस एक्ट के थ्रू गवर्नर ऑफ बंगाल जो थे वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो गए, और जो बंगाल की प्रेसिडेंसी थी एक तरीके की सुपीरियर हो गई बाकी 2 प्रेसिडेंसीज थी जो कि मद्रास और बॉम्बे थी। और इसी एक्ट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट भी इस्टेब्लिश किया गया कलकत्ता में
इन 1774। ये क्वेश्चन UPPCS में पूछा जा चुका है पहले भी। सो चीफ जस्टिस और 3 जजेस इसमें रखे गए थे इस सुप्रीम कोर्ट में। फिर उसके बाद इसमें ये इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर हम देखते हैं कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट ऑफ 1781। सो 84 वाले एक्ट से पहले एक एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया 1781 में, जिसमें कि जो डिफेक्ट्स थे इस एक्ट में, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में, उसको करेक्ट करने की कोशिश करी। कैसे करने की कोशिश करी गई? तो इसमें जो गवर्नमेंट ऑफ कलकत्ता थी उसको एम्पावर की गई कि वो बंगाल, बिहार, उड़ीसा सबके लिए लॉज बना सकते हैं। और जो सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी विच अर्लियर केम विद इन ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट पर नाउ एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सो इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोविजन नहीं है। देन पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 लाया गया, और इसमें भी देखा जाएगा तो एक तरीके की हम देखते हैं कि इस एक्ट के थ्रू सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो रही थी, है ना, क्योंकि अब क्राउन या फिर कह लो ब्रिटिश पार्लियामेंट का अब इंटरफेरेंस बढ़ रहा था कंपनी के अफेयर्स में। तो इसमें बोला गया जो 1884 का एक्ट था 1784 का, ब्रिटिश क्राउन जो है वो सुप्रीम कंट्रोलर है कंपनी के अफेयर की और एडमिनिस्ट्रेशन की। तो इसमें कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन अलग कर दिया गया, तो इसलिए इसको डुअल गवर्नमेंट बोला गया। डुअल गवर्नमेंट से हम क्या समझते हैं कि डुअल गवर्नमेंट मतलब कि 2 गवर्नमेंट्स की तरह काम कर रही है, जो कि 2 फंक्शंस परफॉर्म कर रही है। ठीक है, डुअल गवर्नमेंट एक जो कह सकते हैं आर्म है वो पॉलिटिकल फंक्शन देख रहा है, और एक आर्म जो है वो कमर्शियल फंक्शन देख रहा है। और ये कब तक चला? 1858 तक, दैट इज़ क्राउन रूल से पहले। क्राउन रूल एज एन एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस जो लाया फिर ब्रिटिशर्स ने फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद, तो उससे पहले तक ये चल रहा था। तो हम आगे फिर बढ़ते हैं कि द टेरिटरीज़, ये 1784 की बात हो रही है। तो ये पूछा जा चुका है, ध्यान दीजिएगा, UPPCS 2003 में, कि इट अलाउड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स टू मैनेज द कमर्शियल अफेयर्स बट क्रिएटेड अ न्यू बॉडी कॉल्ड बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू मैनेज पॉलिटिकल अफेयर्स। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ऐसे समझ लीजिए, डायरेक्टर्स किस में होते हैं? कंपनी में होते हैं। कंपनी यहाँ पे कौन सी है? ईस्ट इंडिया कंपनी है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर्स थे, और वहाँ जो पार्लियामेंट थी उसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। ओके, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो थी ये पॉलिटिकल फंक्शन देख रही थी, और ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे ये क्या देख रहे थे? ये कमर्शियल अफेयर्स देख रहे थे। ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। फिर हम आगे देखते हैं कि इसी एक्ट ने जो टेरिटरीज़ कंपनी की इंडिया में थी उनको ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया बोला। ओके, फिर उसके बाद ये इंपॉर्टेंट टेबल है, ये पूछता भी है कई बार। तो पहले गवर्नर ऑफ बंगाल कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। ये कब से कब तक रहे? तो 1758 से 60 रहे, फिर 64 से 67। फिर आते हैं वॉरेन हास्टिंग। तो वॉरेन हास्टिंग जो है वो इनको लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल और पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो इन्हीं से ट्रांजिशन हुआ था। जब बंगाल को कह सकते हैं कि सुप्रीमेसी मिली तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पद मिल गया। और ये कब से कब तक रहे? तो 72 में ही आए थे और 85 तक रहे। फिर विलियम बेंटिक, इनका कार्यकाल जो है 28 में ही शुरू हुआ था। तो ये कह सकते हैं ये लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुए, लेकिन पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। ये क्वेश्चन UPSC में पूछ चुका है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? बेंटिक थे, और इनका कार्यकाल भी देख लीजिए 34-35 तक रहे। फिर उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल तो बन गया। अब क्या हुआ? कंपनी रूल आया। कंपनी रूल आया तो उसमें वाइसरॉय की पोजीशन ला दी गई। तो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन रहा? कैनिंग, और यही जो थे पहले वाइसरॉय रहे अंडर ब्रिटिश रूल। फिर उसके बाद हम देखते हैं अब आज़ादी तक वाइसरॉय की ही पोजीशन चलती रही, और लॉर्ड माउंटबेटन जो थे ये लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे और पहले गवर्नर जनरल रहे इंडिपेंडेंट इंडिया के। फिर इनके बाद है सी राजगोपालाचारी, राजा जी भी बोलते हैं इनको। सो ये जो थे पहले और आखिरी इंडियन थे जो कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया बने। ठीक है, ये एकदम क्लियर होना चाहिए कि पहले गवर्नर ऑफ बंगाल था, फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ, फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फिर उसके बाद वाइसरॉय। कौन पहला था वो दिमाग में एकदम अच्छे से याद रहना चाहिए कि रॉबर्ट क्लाइव, देन हेस्टिंग्स, बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग का पीरियड देख लीजिए। लॉर्ड कैनिंग 56 आज़ादी, ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद जो एक्ट आए थे उसके थ्रू हुए थे, तो 1856-58 में आए। देन लॉर्ड माउंटबेटन 47 में आए, राजगोपालाचारी जी 48 से 50 तक, जब तक कि इलेक्शंस नहीं हुए। फिर अब हमने कहाँ तक देखा? 84 तक देखा था। 84 के बाद भी 86 में भी एक चार्टर एक्ट लाया। तो इसमें आप कह लीजिए कि ये जो थोड़े बहुत करेक्शन करने रह जाते थे उन जो 10 साल में आए हुए एक्ट थे, तो उनके लिए था। तो इसमें गवर्नर जनरल को ओवर राइडिंग पावर्स दे दी गई, मतलब एक तरीके का उनको सुप्रीमेसी मिल गई कोई सी भी चीज़ में, कोई भी डिसीजन लेने में। और कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस बिकेम फर्स्ट इफेक्टिव रूलर अंडर अथॉरिटी ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स।
ये देख लीजिए 1786 था, इस समय कर्नवालिस थे। देन चार्टर एक्ट ऑफ 1993 आया। चार्टर एक्ट ऑफ, देखिए इंपॉर्टेंट चार्टर एक्ट ऑफ 1813 है। ये जो 76 और 93 है, ये बीच बीच में आप कह सकते हैं छोटे छोटे एक्ट्स हैं, तो बस ध्यान रखना है कि अच्छा किसमें क्या हुआ है, तो कोई पूछ लेता है। 1993 में एक्सटेंड किया गया कंपनी का चार्टर फॉर अनदर 20 ईयर्स बढ़ाया गया, तो 1830 में आएगा अब चार्टर। तो 1813 में क्या किया गया कि कंपनी की जो मोनोपोली थी कि वही सिर्फ ट्रेड कर सकती है इंडिया में, वो हटा दी गई और बस उनको लिमिटेड रखा गया कि अब इंडिया जो है मार्केट बन गया है सारी कंपनीज़ के लिए, नॉट ओनली ईस्ट इंडिया कंपनी। और EIC को, ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली सिर्फ टी और ओपियम में मिला और ट्रेड विथ चाइना, इन चीज़ों को छोड़ के बाकी से मोनोपोली हटा दी गई। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया, देख सकते हैं एग्जाम में। देन एक्ट ऑल्सो रिक्वायर्ड द कंपनी टू इन्वेस्ट 1 लाख रुपीज़ एनुअली इन द एजुकेशन ऑफ इंडियंस। तो 1830 में एजुकेशन के लिए भी हर साल 1 लाख रुपए का कंपनी इन्वेस्ट करने का बात कहा गया था इसमें। देन चार्टर एक्ट ऑफ 1833, ये इसको सेंट हेलेना एक्ट भी बोला जाता है। तो हम देखते हैं इसमें ही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोजीशन लाई गई और कौन बने थे, बेंटिक बने थे। इस एक्ट के साथ जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो प्रॉपरली अब एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई। ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ कमर्शियल बॉडी एंड बिकेम अ एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी प्रॉपरली। और इसी एक्ट में जो बची खुची मोनोपोलीज थी जैसे ट्रेड विथ चाइना, टी, ये सब भी हटा दी गई। और 1833 में हम देखते हैं गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी उसमें एक लॉ मेंबर को भी ऐड किया गया एज 4th मेंबर। और पहले लॉ मेंबर जो थे मैकले थे। मैकलेस मिनट हम में मैकले इन्हीं का जिक्र होता है। फिर स्लेवरी को इलीगल डिक्लेयर कर दिया अंडर दिस एक्ट। और स्लेवरी जो थी पहले तो इलीगल हुई, फिर 1843 में अबॉलिश ही कर दिया गया स्लेवरी को। फिर हम देखते हैं ये द एक्ट स्टेटेड द मेरिट दैट मेरिट नॉट बर्थ, कलर, रीजन और रेस शुड बी बेसिस फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज। तो ये कौन सा एक्ट था, सेंट हेलेना एक्ट 1833 या फिर चार्टर एक्ट ऑफ 1833। फिर आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1853। तो इस एक्ट में जो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स थे सबके लिए ओपन कर दिए गए थ्योरेटिकली। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन जो था गवर्नर जनरल का वो सेपरेट किया गया। मतलब कि गवर्नर जनरल अब तक लॉ भी बना रहे थे, उसको एग्जीक्यूट भी कर रहे थे, तो उनकी ये दोनों डिपार्टमेंट अलग कर गए और एक सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई कि यहाँ पे लॉ मेकर्स बैठेंगे और ये लॉ बनाएंगे। तो उनके एक सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल का गठन हुआ 1853 के एक्ट में। फिर हम नेक्स्ट आते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 जो था ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो 1857 में हुआ था उसके बाद आया। एंड इसको एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी नाम दिया ब्रिटिशर्स ने। और इसी के साथ जो डुअल गवर्नमेंट जो पिट्स इंडिया एक्ट से शुरू हुई थी वो अबॉलिश कर दी गई। और इन्होंने डेजिग्नेशन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का वाइसरॉय में बदल दिया। पहले वाइसरॉय कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग थे। इसके अलावा देन हम देखते हैं 1858 भी हो गया। अब होगा इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। सो 1861 में बिगिनिंग ऑफ इंडियाज़ रिप्रेजेंटेशन इन द वाइसरॉयज़ काउंसिल लेजिस्लेटिव। इसके साथ ही इंडियन रिप्रेजेंटेशन जो वाइसरॉय की काउंसिल लेजिस्लेटिव में दिखने लगी। और इन्होंने 3 इंडियंस को नॉमिनेट किया था। वो 3 इंडियंस थे, आप कह सकते हैं बनारस के राजा थे, एक पटियाला के राजा थे और एक ग्वालियर के थे। सो राजा देव नारायण सिंह ऑफ बनारस, महाराजा नरेंद्र सिंह ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव रघुनाथ ऑफ ग्वालियर, उनके लेजिस्लेटिव काउंसिल में। इट एम्पावर्ड द वाइसरॉय टू इशू ऑर्डिनेंसेस। और वाइसरॉय को और भी मिला कि राइट टू इस्टेब्लिश न्यू प्रोविंसेस, और वो अपनी मर्जी से बाउंड्रीज भी चेंज कर सकते थे अंडर दिस एक्ट। वाइसरॉय वॉज गिवन द पावर टू इस्टेब्लिश लेजिस्लेटिव काउंसिल इन प्रोविंसेस। और हम देखते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी भी कहाँ कहाँ, बंगाल, NWFP पंजाब में इन 1862, 66, 1897। फिर हम देखते हैं 61 के बाद अब इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 आया। सो जब क्वेश्चन पूछेगा कि इलेक्शंस कब कौन से एक्ट के थ्रू इंट्रोड्यूस किए गए थे, तो हम यही एक्ट का नाम लिखेंगे। ऑल्दो ये जो इलेक्शंस थे वो इनडायरेक्ट इलेक्शंस थे, लेकिन इलेक्शंस जब पूछेगा तो इसमें तो इनडायरेक्ट डायरेक्ट दोनों आएगा। लेकिन जब स्पेसिफिकली पूछेगा कि डायरेक्ट इलेक्शंस का कब सिस्टम शुरू हुआ, तब हम इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 यूज़ करेंगे। नहीं तो इलेक्शंस अगर सिर्फ पूछेगा तो 1892। तो 1892 एक्ट के थ्रू इनडायरेक्ट इलेक्शंस आए, इंट्रोड्यूस हुआ। और इसमें जो है बजट में आप राइट टू आस्क क्वेश्चंस कर दिया गया कि आप क्वेश्चंस पूछ सकते थे, लेकिन उसका जवाब मिलने के बाद आप फिर से सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। तो इसमें इनडायरेक्ट इलेक्शंस लाए गए और बजट जो है उसमें राइट टू आस्क क्वेश्चंस मिला। देन कम्स इंडिया काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी बोला जाता है। जो मॉर्ले थे वो सेक्रेटरी ऑफ
स्टेट थे फॉर इंडिया, मतलब ये ब्रिटेन में बैठे थे, और मिंटो जो थे ये वाइसराय थे, लॉर्ड मिंटो। तो इस बार पहली बार एन इंडियन वॉज मेड अ मेंबर ऑफ वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। वाइसरॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के में एक पहले इंडियन लाया गया जिनका नाम था सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा। सत्येंद्र सिन्हा था उनका नाम, और ये लॉ मेंबर थे। एज ए लॉ मेंबर इनको इंडक्ट किया गया। और इस एक्ट में देखा जाए तो बजट में जब तक सिर्फ क्वेश्चन पूछ रहे थे, अब डिस्कस भी कर सकते हैं बजट को, रेजोल्यूशंस ला सकते हैं, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। एंड इस एक्ट के थ्रू कम्युनलिज्म को लीगलाइज कर दिया। कैसे लीगलाइज कर दिया? क्योंकि इन्होंने मुस्लिम्स को कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दी थ्रू सेपरेट इलेक्टोरेट्स। सो दैट इज़ वाई लॉर्ड मिंटो को बोला जाता है ही इज़ द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। सो इस वजह से ये एक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म से बोला जाता है। मोंटेगू जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में बैठे होंगे, और चेम्सफोर्ड जो है वाइसराय। सो इस एक्ट के इंपॉर्टेंट प्रोविजंस में आएगा कि इसमें इन्होंने लाने की कोशिश की पार्शियली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एंड प्रोविंसेस में डायरकी लाई। और जो फादर ऑफ डायरकी इन प्रोविंसेस से किसको बोला जाता है? तो लायनल कर्टिस को बोला जाता है ना। फादर ऑफ डायरकी इन प्रोविंसेस वॉज लायनल कर्टिस। और प्रोविंशियल डायरकी जब हम बात करते हैं तो प्रोविंशियल डायरकी से हम क्या समझ सकते हैं? तो इसका सबसे सुटेबल एग्जांपल है दिल्ली। देखिए दिल्ली में लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, इलेक्टेड है जो कि, और दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट भी है। तो कुछ आप देखिए लिस्ट जो है, जैसे लॉ, लैंड, पुलिस, ये सारे सब्जेक्ट्स पे दिल्ली की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है या फिर दिल्ली की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो लॉज नहीं बना सकती, उस पर उसका कंट्रोल नहीं है, क्योंकि ये लॉज जो है सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। तो आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट्स जो हैं वो डिवाइडेड है, मतलब कुछ ट्रांसफर सब्जेक्ट हो गए, कुछ रिजर्व सब्जेक्ट हो गए। तो ये टिपिकल केस है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का, प्रोविंशियल डायरकी का, जो अभी हम दिल्ली में देख रहे हैं। तो ये लाया गया था इस एक्ट के थ्रू। ट्रांसफ़र सब्जेक्ट मतलब हम क्या समझे कि ट्रांसफ़र सब्जेक्ट जो किसी प्रोविंस का जो गवर्नर है अपने मिनिस्टर्स के साथ, अपने लेजिस्लेटिव काउंसिल के साथ उन पे लॉ बना सकता है, तो वो ट्रांसफ़र सब्जेक्ट है। और रिजर्व वो गवर्नर नहीं टच कर सकता, वो वाइसरॉय के पास है। देन बाई कैमरा लेजिस्लेटर वॉज इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम एट द सेंट्रल लेवल। मतलब सेंट्रल लेवल पे बाई कैमरा लेजिस्लेटर, मतलब कि जैसे कि लोकसभा राज्यसभा देख रहे हैं वैसे ही 2 हाउसेस एट द सेंट्रल लेवल लाए गए। और ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कई बार, तो ये याद रखना है। सफरेज राइट्स मिले, वुमेन को भी मिले, बट नॉट ऑल वुमेन। इसमें वोटिंग राइट्स सबको देने का नहीं सिस्टम था ब्रिटिशर्स के द्वारा। वो जो लैंड टैक्स दे रहे थे, इनकम टैक्स दे रहे थे, या फिर जिनकी समथिंग एकेडमिकली जो साउंड थे, तो उसके बेसिस पे ये राइट्स देते थे। इसके अलावा हम देखें तो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो था वो एक्सटेंड किया गया। जो अब तक मुस्लिम्स को हमने देखा कि 1909 में उन्होंने मुस्लिम्स को दिया, अब सिख, यूरोपियन और एंग्लो इंडियंस में भी एक्सपेंड कर दिया। और इस एक्ट के थ्रू इस्टेब्लिश किया गया पब्लिक सर्विस कमीशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 प्रोवाइडेड अ सेपरेट एग्जामिनेशन फॉर इंडियन सिविल सर्विसेज विच वॉज टू बी हेल्ड इन इंडिया। देन 1926 में पब्लिक सर्विस कमीशन इस्टेब्लिश किया गया 1926 में, और किसकी रिकमेंडेशन पे? तो ली कमीशन के रिकमेंडेशन पे। अब 1990 भी हो गया, और इन्होंने बोला कि हर 10 साल में वो इंक्वायरी करेंगे और उसके बेसिस पे और कैसे बेहतर कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन और लॉ, वो लाया जाएगा। तो इसी के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लाया गया। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 35 में हम देखते हैं इसमें एक डिटेल्ड अकाउंट लाया गया ऑफ 321 आर्टिकल्स एंड 10 शेड्यूल्स विथ नो प्रियम्बल। देखिए ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इतने इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में 321 आर्टिकल्स थे और 10 शेड्यूल्स थे, लेकिन प्रियम्बल नहीं था। इट प्रोवाइडेड फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन एंड कंसिस्टिंग ऑफ प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स। हाउएवर द फेडरेशन नेवर केम इनटू एग्जिस्टेंस। मतलब इन्होंने फेडरेशन बनाने की बात कही थी कि प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट मिलकर काम करें, लेकिन कभी ये रियलिटी नहीं बनी। इसके अलावा डायरकी वॉज एबॉलिश्ड एट द प्रोविंशियल लेवल एंड इंट्रोड्यूस्ड एट द सेंट्रल लेवल। तो हम देखते हैं प्रोविंशियल ऑटोनॉमी लाई गई, लेकिन सेंट्रल लेवल पे ये डायरकी इंट्रोड्यूस हुई थी। देन बाई कैमरलिज्म लाया गया सम प्रोविंसेस में, मतलब कि 2 असेंबलीज, लेजिस्लेटिव असेंबली दैन लेजिस्लेटिव काउंसिल लाए गए। कौन कौन से प्रोविंसेस में? तो 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस में, जो कि थे जो कि थे बॉम्बे, मद्रास, बिहार, बंगाल, यूपी और आसाम, ये स्टेट्स में लाए गए। देन
इसी एक्ट में फेडरल कोर्ट लाया गया जो कि सेटअप हुआ 1937 में। फेडरल कोर्ट से आप समझ सकते हैं हाई कोर्ट, उसको फेडरल कोर्ट बोला गया। तो हाई कोर्ट्स वगैरह इंट्रोड्यूस हुए 1937 में। और काउंसिल ऑफ इंडिया अबॉलिश हो गया इस एक्ट के थ्रू। जो काउंसिल ऑफ इंडिया थी उसको अबॉलिश कर दिया गया। और काउंसिल ऑफ इंडिया कब बनी थी? ये 1858 एक्ट की वजह से बनी थी। बर्मा को सेपरेट कर दिया गया ब्रिटिश इंडिया से और 2 नए प्रोविंसेस बनाए गए, सिंध एंड ओडिशा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी इसी एक्ट के थ्रू इस्टेब्लिश हुआ। इसके अलावा वुमेन के लिए रिजर्व सीट्स रखी गई इन प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। 10% पॉपुलेशन को वोटिंग राइट मिल गया। और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन लाया गया। फेडरल पब्लिक कमीशन मतलब जैसे स्टेट PCS, तो वो लाया गया इसमें। लेकिन PCS वाले मतलब जो सेंट्रल लेवल PCS वाली कमीशन जो कब लाई गई थी वो 1919 में लाई गई थी। फिर हम आते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। अब ये एक्ट जो था इसके थ्रू जो ब्रिटिश रूल कर रहे थे इंडिया को, उसको 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियन स्टेट में बना दिया गया, इंडिया और पाकिस्तान। और ये लॉ जो था उसने एंड किया ब्रिटिश सोवरेंटी ओवर प्रिंसली स्टेट ऑफ इंडिया फ्रॉम 15 अगस्त 1947। दिस एक्ट अबॉलिश द टाइटल ऑफ एम्बरर ऑफ इंडिया, गवर्नेंस ऑफ ईच डोमिनियन एंड प्रोविंसेस बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 35 अंटिल न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वर फ्रेम्ड। इसमें ये लिखा गया। देन अब हम आते हैं नेक्स्ट, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज वी सी कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट अब जारी हो गया है, तो नेक्स्ट इज़ कि हम देखेंगे how the constitution was being made. So in this lecture we'll try to complete till like up to sources of constitution. I think हमें cover कर लेना चाहिए up to page 10 कह सकते हैं, up to page 10 we'll cover, ताकि फिर हम पूरा constitution एक पार्ट में उसमें अगले चैप्टर में कवर कर लेंगे। ओके, सो हियर वी वर मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो था ये देखा जाए तो द वेरी फर्स्ट डिमांड फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन बिहाफ ऑफ इंडियंस वाज, कौन किसने मांग रखी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की? ये सवाल बहुत बार पूछा भी जा चुका है। तो वो स्वराज पार्टी ने कही थी रांची में इन 1934। लेकिन ये तो रहा कि डिमांड ऑन बिहाफ ऑफ इंडियंस, लेकिन फर्स्ट पर्सन कौन थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंडिविजुअली डिमांड की थी? तो वो थे MN रॉय। हम जानते हैं ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से जुड़े हुए थे। सो MN रॉय जो थे ये फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने इंडिविजुअली मांगा था, और ये ऑन बिहाफ ऑफ इंडियंस मांगा था स्वराज पार्टी इन 1934। देन महात्मा गांधी ने एक बहुत पॉपुलर लाइन बोली थी कि द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अलोन कैन प्रोड्यूस अ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब इन्होंने इसमें बोला था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इनका मानना था कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही इंडिजिनस कॉन्स्टिट्यूशन बना सकती है जो कि लोगों के एस्पिरेशंस को फुलफ़िल करेगी। फिर हम देखते हैं कि द प्रपोजल फॉर फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू इंडिया बाय एन इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज मेड बाय क्रिप्स मिशन। तो क्रिप्स मिशन में ये प्रपोजल आया था। देन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर, कौन से एक्ट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी? तो कैबिनेट मिशन ऑफ 1946। बहुत बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है इसलिए। और कैबिनेट मिशन में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी उसकी स्ट्रेंथ कितनी रखी गई थी? 389। उसमें से 296 ब्रिटिश इंडिया की सीट्स थी, और इनमें से भी 292 मेंबर्स 11 प्रोविंसेस थे, और 4 जो थे चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस से आते। 1 सीट एवरी 10 लाख के हिसाब से इन्होंने एलोकेट करके 389 का टोटल दिया था। देन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो हमारी बनी उनकी पहली मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 को इन न्यू दिल्ली। आफ्टर दैट वी सी द फर्स्ट मीटिंग वॉज अटेंडेड बाई ओनली 207 members who were Congress members. The province of Hyderabad did not participate in the Constituent Assembly. The Constituent Assembly was not based on adult suffrage. ये indirect elections के थ्रू हुआ था। adult suffrage मतलब सबको वोट करके फिर उनके रिप्रेजेंटेटिव ऐसे नहीं हुआ था, indirect election से उनका चयन हुआ था। और सबसे ओल्डेस्ट मेंबर थे सच्चिदानंद सिन्हा, जिनको टेम्पररी चेयरमैन बनाया गया था। फिर इलेक्शन के बाद राजेंद्र प्रसाद को वो पोजीशन मिल गई। तो 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इलेक्ट किया गया चेयरमैन ऑफ द असेंबली, और उनके साथ ही HC मुखर्जी को वाइस चेयरमैन और BN राव को कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र रखा गया। कितनी वुमेन थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में? तो 15 वुमेन। और देखिए आज पार्लियामेंट में कितना परसेंट रिप्रेजेंटेशन है वुमेन का? आई थिंक 14% लास्ट लोकसभा में था, बट इन दिस लोकसभा लगभग 13% है। तो वुमेन का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 15 थे। और वो वुमेन कौन कौन थी?
तो विजय लक्ष्मी पंडित, सुचिता कृपलानी, मालती चौधरी, सरोजनी नायडू, हंसा मेहता, राजकुमारी अमृत कौर, पूर्णिमा बनर्जी, रेणुका रे, कमला चौधरी, लीला रॉय, बेगम एजाज रसूल, अम्मू स्वामीनाथन, जी दुर्गाबाई, दक्षिणी वेलायुधन, एनी मस्करिन। देन वी सी 11 दिसंबर को ये लोग चयन हो गए अपने चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, एडवाइज़र। फिर उसका 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाते हैं जो कि पास हो जाता है ऑन 22 जनवरी, मतलब अगले महीने 22 जनवरी 1947 में। और इंटरिम गवर्नमेंट जो थी उसके वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। ये क्वेश्चन पूछ चुका है पहले। इसके अलावा जो कमिटीज़ बनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उनमें देखा जाए जो क्वेश्चंस पूछे गए उनको बस देख लेते हैं। पावर्स कमेटी जवाहरलाल नेहरू चेयरमैन थे। कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के जवाहरलाल नेहरू थे। देन प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के जवाहरलाल नेहरू थे, वहीं प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के थे भीमराव अम्बेडकर। फिर हम देखते हैं कि ये पूछता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी कब कॉन्स्टिट्यूट की गई थी। तो 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए, मतलब हमने देन फिर उसके बाद 29 अगस्त 1947 इस दिन ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन हुआ और भीमराव अम्बेडकर जो थे वो चेयरमैन बने। और वो भीमराव अम्बेडकर के बारे में बात की तो वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी से इलेक्ट होकर आए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। और इसमें देखा जाए तो फंक्शन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी वॉज टू डिस्कस ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर्ड बाई कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र PN राव। और कब इन्होंने अपना ड्राफ्टिंग कमेटी ने सबमिट किया रिपोर्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, तो 21 फरवरी 1948। और ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स काफ़ी बार पूछते भी हैं, तो आप याद रखिए चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। उनके साथ मेंबर में, अब देखिए पूरा नाम तो याद नहीं हो सकता लेकिन पीछे के नाम याद कर लीजिए, अयंगर अय्यर, दो लोगों के सिमिलर प्रोनाउंस हैं। देन मुंशी सादुल्ला, मुंशी और सादुल्ला। देन माधवराव कृष्णमाचारी, दो लोगों को रिप्लेस भी किया गया था इन दोनों के द्वारा। तो BL मित्रा थे, उन्होंने रिज़ाइन किया, माधवराव हैं। DP खेतान थे, फिर वो नहीं रहे तो कृष्णमाचारी हैं। इसके अलावा जो फर्स्ट रीडिंग हुई, 3 रीडिंग हुई थी, फिर फाइनली पास कर दिया गया। तो फर्स्ट रीडिंग हुई बिटवीन 4 नवंबर टू 9 नवंबर 1948, सेकेंड रीडिंग 15 नवंबर 1948 टू 17 अक्टूबर 1949। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ध्यान रखिए 3 रीडिंग में पास हो गया था। और 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया गया था। ओके, और इस दिन कुछ प्रोविजंस जो थे उसी दिन से लागू हो गए थे। उनमें थे 15 आर्टिकल जो कि रिलेटेड थे सिटीजनशिप से, इलेक्शन से, प्रोविजनल पार्लियामेंट से, टेम्पोररी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजंस जो थे। तो ये सारे इफेक्ट केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 नवंबर 1949 और बाकी सब ऑन 26 जनवरी 1950। तो फर्स्ट रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1950। और जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट्स और आर्टिकल्स थे देखा जाए तो एक प्रियम्बल था, 468 आर्टिकल, 12 शेड्यूल्स और 25 पार्ट्स। फिर से बोलिए, 468 आर्टिकल्स, 12 शेड्यूल्स और 25 पार्ट। सॉरी, ये अभी प्रेजेंट क्या है, ओरिजिनली कितने थे? 22 पार्ट्स। अभी भी कितने? अभी 25 पार्ट्स हो गए। 8 शेड्यूल थे, अब 12 शेड्यूल हो गए हैं। शुरुआत में 395 थे, मतलब 400 के करीब थे, अब कितने हो गए? 468, 450 भी पार कर गए। ठीक है, फिर हम देखते हैं नेशनल फ्लैग को कब अडॉप्ट किया गया। तो ये 22 जुलाई 1947 में ही कर लिया गया। वहीं नेशनल सॉन्ग जो है वो रिपब्लिक डे से 2 दिन पहले, मतलब 24 जनवरी 1950 को नेशनल सॉन्ग। वहीं प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जो थे, इन्होंने हाथों से लिखा था ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, तो इनका नाम भी कभी पूछ ले सकता है। एग्जाम रिलेटेड फैक्ट में वो सारी चीज़ें हमने कवर कर ली। फर्स्ट नॉमिनेटेड टेम्पररी डिप्यूटी चेयरमैन कौन बने थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के? तो फ्रैंक एंथनी। और नेहरू हैज़ प्रेजेंटेड एन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन द 5th मीटिंग ऑफ द फर्स्ट सेशन। हम देखते हैं 9th को पहली मीटिंग हुई थी, तो देन 10, 11, 12, 13 को उन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया था। तो कौन सा दिन हुआ ये? 1, 2, 3, 4, ये 5th डे हुआ मीटिंग का। फिर हम देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो हम जानते हैं फर्स्ट मीटिंग कौन थी? टेम्पररी चेयरमैन, परमानेंट चेयरमैन। और कितना टाइम लगा कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में? 2 years 11 month 18 days, 21118 1118 हाँ। सो 2 years 11 months 18 days। टोटल रीडिंग्स 3। कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड
एंड केम इनटू फोर्स, ये लैंग्वेज देखिएगा, कभी पूछता है कि अडॉप्टेड ऑन, तो अडॉप्ट हमने नवंबर 26 को ही कर लिया था और आया फोर्स में ऑन दिस। देन इंटरिम गवर्नमेंट जो फॉर्म हुई थी बिफोर द फर्स्ट जनरल इलेक्शंस, तो उसमें किसको क्या पोजीशन मिली थी? तो जवाहरलाल नेहरू को एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कॉमनवेल्थ रिलेशंस बनाया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग और होम अफेयर्स मिला। सी राजगोपालाचारी, राजा जी भी जिनका नाम है, उनको एजुकेशन आर्ट्स मिला। लियाकत अली को फाइनेंस, ये सॉरी इंटरिम गवर्नमेंट जो 2 सितंबर से मतलब जब मुस्लिम लीग ने भी ज्वाइन किया था तब दिया गया था। फिर बाद की बात है कि फिर उन्होंने ढंग से काम नहीं किया तो फिर वो चले गए, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। राजेंद्र प्रसाद को फूड एंड एग्रीकल्चर मिला। भाभा, CH भाभा को वर्क, माइंस एंड पावर मिला, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद हम देखें तो जब इंडिया बना, ओके, तो हैदराबाद जो है वो पुलिस एक्शन से मिला हमें, जूनागढ़ प्लेबिसाइड से, जम्मू एंड कश्मीर थ्रू इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन से। देन इंटरिम गवर्नमेंट वर्कड फ्रॉम 26 जनवरी 1950 से टिल द फर्स्ट गवर्नमेंट, जब मतलब टिल द फर्स्ट जनरल इलेक्शंस। और अब हम आते हैं सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बैग ऑफ बोरिंग्स भी बोलते हैं, बिकॉज वी हैव इनकॉर्पोरेटेड मैनी प्रोविजंस फ्रॉम ऑलमोस्ट एवरी कॉन्स्टिट्यूशन दैट एग्जिस्टेड एट दैट टाइम। तो हम देखते हैं कि हमने कहाँ से क्या चीज़ें ली हैं और किस कंट्री से, क्योंकि पूछता है एग्जाम में। तो ब्रिटेन से हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, सिंगल सिटीजनशिप और रूल ऑफ लॉ लिया है। USA से फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सारी चीज़ें ली हैं। कनाडा से हमने क्या लिया है? तो अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर बाय द सेंटर, फेडरल सिस्टम एंड रेसिड्यूरी पावर वेस्टेड विद द सेंटर। आयरलैंड से DPSP लिया हमने, इलेक्शन सिस्टम ऑफ प्रेसिडेंट लिया है, मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट टू द पार्लियामेंट। ऑस्ट्रेलिया से वहीं हमने इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट आई थिंक ये है जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। देन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सेंटर स्टेट रिलेशन, कंकरेंट लिस्ट। जर्मनी से सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी। सोवियत यूनियन से फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ द सिटीजन। देन साउथ अफ्रीका से हमने लिया है राज्यसभा में कैसे इलेक्शंस होंगे एंड प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जापान से प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, और फ्रांस से कॉन्सेप्ट ऑफ रिपब्लिक, आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी इन द प्रीएम्बल। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड ऑलमोस्ट लाइक 10 पेजेस। अभी हमें 30 पेजेस और कवर करना है, सो विल ट्राई टू कवर most of it in the next lecture. So